नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। पीडीएफ और आउटलाइन इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आप चाहे तो हमारा मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसलिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा और वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए हमने मंथली पत्रिका जारी कर दिया है, जो कि मेंबरशिप वालों के लिए बिल्कुल फ्री होता है। जिन्होंने मेंबरशिप नहीं लिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, जो कि मात्र 10 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान है गन्ना पैदा करता है वह परेशान है कि क्या होगा, हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा, उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज़्यादा कीमत मिले, हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक अन्न पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीज़ें हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती हैं। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपयोग कर सकें। हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। जहाँ पर बिजली पहुँची भी है वहाँ के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे, फिर आपको कहाँ से अन्न मिलेगा। आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे, उपज बढ़ावे, लेकिन जो साधन है उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा। खाद की बात भी की जाती है। आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। क्या फसल खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए? कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूँ, कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है? कौन से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा
की है। मैं चाहता हूं कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं। आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है। आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्न का आयात काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका यह परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को ना देकर उद्योग को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर काफ़ी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए, यह मेरी मांग है। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफ़ी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी यह भी देखने और सोचने की ही बात है और इस ओर एक समन्वयक नीति चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान हैं वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए। वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपने शहर का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है, वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ़ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। अंग्रेज़ों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ़ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगुना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। देहातों में जाएं तो उनको असली हालात का पता चले, लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लो ना लग जाए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उनको गाँव में जाना चाहिए। वहाँ जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं, उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है, तकावी का, ब्याज का, लगान का, बैल का इत्यादि। कलेक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बैल
नीलाम किए जा रहे हैं, नीलाम ज़मीन की जा रही है, उसको कचहरी में ले जाते हैं और पटवारी तहसीलदार किसान को जिस तरह से परेशान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। जब तक 500 रुपया या 300 रुपया या 200 रुपया लेखपाल को या पटवारी को ना मिले तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते हैं। कचहरी में उन्हें परेशान किया जाता है और वे सब जगह परेशान होते हैं। स्टॉप। दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपने सुझाव। और एक दो जगह दोस्तों हमने आगे पीछे शब्द बोल दिया है। फिलहाल जो बोला गया आपको वही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको जो बोला जाता है वही लिखना होता है, चाहे वो डिक्टेटर कुछ गलत ही क्यों ना बोले। जो बोला जाता है वही आपको लिखना होता है। जहाँ पे पैरा आया वहाँ पे 1 से 2 सेकंड के लिए मैंने रुका है, वहाँ पे आपको पैरा इंडिकेट कर लेना है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।